एवरीवन, मैं डॉक्टर जगदीश लोहिया, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो एज़ द नेम सजेस्ट, क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय की बीमारी है और जो लंबे समय से चलती है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है सांस की नली में, और उसका क्या कारण है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और पल्मोनरी डिजीज़ मतलब जो फेफड़ों की बीमारी है। तो जो लोग इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो सांस की नली होती है हमारी, उनमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू होता है और उसके साथ जो हमारे म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा बलगम प्रोड्यूस करते हैं। और इसके जो हमारे जो फेफड़ों की जो एयर सैक होती हैं, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, वो एल्वियोलाई जो है वो डैमेज होने लगते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 जो बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है जो हम लोग करते हैं, वो चीज़ प्रॉपरली नहीं हो पाती। और इसी वजह से इन पेशेंट्स में जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी आना और CO2 का बढ़ना, ये चीज़ देखा जाता है। अब इसके अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि ये हो क्यों रहा है, तो मोस्ट कॉमन जो कॉज़ है वो है स्मोकिंग या फिर किसी भी तरह से धुएं का जो है एक्सपोज़र होना। अब इसमें स्मोकिंग में टोबैको स्मोक वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो सिगरेट का धुआं हो, बीड़ी, हुक्का या सिगार, या जिस भी फॉर्म में अगर टोबैको स्मोक अगर हम इनहेल कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म से अगर काफ़ी दिनों से अगर उसका एक्सपोज़र हो रहा है। अब इसमें फिर दो बातें आती हैं, एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग या मतलब है कि जो लोग स्मोक कर नहीं रहे लेकिन वो कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड हैं, जो पर्सन स्मोक कर रहे हैं उन लोगों के, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर्स हो जाता है उन लोगों के लिए भी COPD होने का। और इसके अलावा जो है इंडोर एयर पोल्यूशन, अगर हम इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करें तो जैसे बायोमास फ्यूल जो कुकिंग के लिए यूज़ करती हैं महिलाएं ज़्यादातर, जैसे लकड़ी का चूल्हा जो है उनमें, या कोयले का जो बायोमास जो फ्यूल है उससे जो उठने वाला धुआं है, उसका भी अगर रेगुलरली एक्सपोज़र हो रहा है तो उसकी वजह से भी COPD होने का रिस्क फैक्टर देखा गया है। इसको नॉन स्मोकिंग COPD भी कहते हैं। और इसके अलावा आउटडोर एयर पोल्यूशन, जो अभी इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसकी वजह से भी कंटिन्यूस एक्सपोजर की वजह से COPD देखा गया है, हो रहा है लोगों में। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, जो लोग केमिकल इंडस्ट्रीज़ या जिसमें परसिस्टेंट फ्यूम या स्मोक ये सब का एक्सपोजर लोगों को रहता है। हमारे कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो हमारे पास आते हैं जो पेशे से हलवाई हैं, और वो लोग जो चूल्हा यूज़ करते हैं वो लकड़ी का है चूल्हा है, और उसमें रेगुलरली धुएं के एक्सपोज़र की वजह से उन लोगों को COPD हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और रेयर कॉज़ है जिसमें जेनेटिक कारण भी आता है, जिसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी कहते हैं, पर ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये भी एक कारण है COPD होने का। अब ये हो गए रिस्क फैक्टर्स की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके साइन और सिम्टम्स हैं, तो जो COPD के पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर अमूमन 40 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के होते हैं, क्योंकि इन लोगों में क्रॉनिक स्मोक का एक्सपोज़र का हिस्ट्री रहता है। और इसकी वजह से इन लोगों को सबसे पहले खांसी होना और खांसी के साथ बलगम का निकलना, ये देखा जाता है कॉमनली। इसके अलावा जैसे जैसे बीमारी ये बढ़ती है, क्योंकि इस चीज़ को लोग इग्नोर करते रहते हैं, और जैसे जैसे COPD एडवांस होता है, बढ़ता है, तो उन लोगों को फिर सांस की भी दिक्कत शुरू होती है, और फिर चलने में थकावट होना, या काम जो डेली मर्रा के जो काम होते हैं उसको करने में थकावट होना, और जो है कमज़ोरी लगना, ये सारे भी सिम्टम्स हैं जो COPD के पेशेंट्स लेकर के आते हैं। और जब एडवांस ज़्यादा हो जाता है COPD, तो उन लोगों में ऑक्सीजन की कमी होना या बैठे बैठे सांस फूलना, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो ये सारे लक्षण हैं COPD के। इसके अलावा अब हम क्या करके इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ बेसिक टेस्ट हैं, जैसे कि एक तो एक्सरे करके हम लोग देख सकते हैं कि उसमें एम्फाइसीमा है। लेकिन जो सांस की नली में रुकावट है, अगर इस चीज़ को हमें कंफर्म करना है तो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट कराते हैं जिसे कहते हैं स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या PFT। तो PFT के थ्रू हम लोग ये छोटा सा एक टेस्ट है जिसमें पेशेंट को उस मशीन में सांस फूंकना होता है, और इसके थ्रू हम लोग ये जान सकते हैं कि पेशेंट को कितना ऑब्स्ट्रक्शन है
और उसको गोल्ड जो गाइडलाइंस हैं जो COPD के लिए, उसके बेसिस पे हम लोग गोल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से पेशेंट को जो है स्टेजिंग करते हैं कि किस स्टेज का COPD है उसको, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको ट्रीट करते हैं फिर। और अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें या इसके मैनेजमेंट की बात करें, तो जैसा हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले पेशेंट्स को जो है किसी भी तरह का जो स्मोक का एक्सपोज़र है, बेहतर है कि उस स्मोक के एक्सपोज़र को अवॉइड करना चाहिए। किसी भी तरह से अगर धूम्रपान आप कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो उसको आप बंद कर दीजिए बिल्कुल। और अगर कोई लकड़ी का चूल्हा या वो इस्तेमाल कर रहे हैं बायोमास फ्यूल, तो उनको इफ़ पॉसिबल उनको स्विच करना चाहिए गैस में। अगर मान लीजिए कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो एटलीस्ट जो है जिस भी जगह में है कोशिश करिए कि वो चूल्हा जो है वो खुले जगह में रहे, जहाँ पर कि क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर हो, जहाँ ओवर क्राउडिंग ना हो। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, आजकल चिमनियाँ वगैरह भी आ रही हैं जो चूल्हे के साथ डायरेक्टली जो है एयर को बाहर कर देती हैं, तो जिससे कि हम किसी भी तरह से हमें उसका स्मोक का एक्सपोज़र को हमें कम करना है। अब अगर हम ट्रीटमेंट पर से बात कर लें, तो उसमें दो तरह से है। एक है कुछ है जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, जिससे कि दवाइयाँ वगैरह जो हम देते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है उसमें इन्हेलर्स। यूजुअली पेशेंट हमारे पास आते हैं और इन्हेलर्स को लेकर के वो उनके अंदर काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि ये तो सबसे लास्ट में हमें दीजिएगा आप, या फिर इस चीज़ से हमें आदत लग जाएगी, या ये चीज़ हम अभी नहीं यूज़ करना चाहते हैं, बेटर है कि हमें आप टैबलेट ही पे ट्रीट कर दीजिए। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम टैबलेट्स देते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो होती हैं मिलीग्राम्स में। उसके अलावा जब हम इन्हेलर्स की अगर हम बात करें, तो वो होते हैं, उनकी डोजेज होती है माइक्रोग्राम्स में, तो कंपैरेटिवली बहुत ही कम डोजेस में है। और वो डायरेक्टली हमारे इन्हेलर्स जो हैं वो डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाते हैं, तो बहुत कम डोज हैं जो हमारे लंग्स में जाती हैं, हमारी सिर्फ सांस की नली पे काम करते हैं वो। तो उनके साइड इफ़ेक्ट जो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट हैं, जो दूसरे ऑर्गन्स पे जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वो टैबलेट्स के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं। क्योंकि टैबलेट जब हम लेते हैं तो पहले ब्लड में जाती है, फिर ब्लड के थ्रू सारे सिस्टम्स होते हुए फिर हमारे लंग्स पे आके काम करती हैं। तो इसीलिए इन्हेलर्स को डेफिनेटली अगर COPD डायग्नोज हो रहे हैं, अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इन्हेलर्स लेने में हिचकिचाइए नहीं। और इन्हेलर्स भी कई तरह के आते हैं, ड्राई पाउडर इन्हेलर, मीटर डोज इन्हेलर, ब्रेथ एक्चुएटेड डिवाइस, आजकल कई तरह के इन्हेलर मार्केट्स में अवेलेबल है। तो जो आपके कंफर्ट के हिसाब से, जिसको आप सही तरीके से सीखने में आसानी हो आपको, आप वही वाला इन्हेलर आप जो है यूज़ करें तो बेहतर है। क्योंकि इन्हेलर को सिर्फ लेना ही ज़रूरी नहीं है, उसको सही तरीके से लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप सही तरीके से लेते हैं तभी दवाई जो है आपके लंग्स तक पहुंचती है। और मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट्स यही देखा गया है कि इन्हेलर्स को जो है वो सही तरह से नहीं सीख पाते हैं। और इसीलिए अपने जब भी आप डॉक्टर्स के पास विज़िट में जाएं, तो इन्हेलर लेने की सही टेक्निक जो है उसको ज़रूर सीखिए। इसके अलावा अगर कुछ और मेडिसिन्स भी जो है हमारे यहाँ मतलब इंडिया में यूज़ हो रही हैं, जिसमें मिथाइलजेंथिन्स हैं, थियोफाइलिन ग्रुप की जो ड्रग्स हैं वो यूज़ करते हैं। अगर किसी को बलगम मान लीजिए हरे रंग का या पीले रंग का आ रहा है, तो उसमें शॉर्ट कोर्स एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कफ़ निकालने में दिक्कत है, तो म्यूकोलिटिक्स होती हैं N-acetylcysteine, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। वो सब का कुछ लिमिटेड इंडिकेशंस हैं, हर एक पेशेंट्स में इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर, रोफ्लुमिलास्ट, ये सब दवाइयाँ हैं, इनको भी कुछ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में यूज़ किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि इसको कैसे, इसके साथ में और हमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो जाननी ज़रूरी हैं, जो COPD के पेशेंट्स को जाननी चाहिए, इसमें आता है एक इम्पॉर्टेंट रोल है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का, जिसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जिसमें पेशेंट को सबसे पहले एजुकेट करना ज़रूरी है कि COPD जो उनकी बीमारी है वो किस तरह की बीमारी है, और जैसे कि हमने पहले भी बताया, इन्हेलर जो टेक्निक है वो उनको किस तरह से यूज़ करना है, कैसे इन्हेलर्स को स्टेप अप करना चाहिए और किस समय में इन्हेलर्स को स्टेप डाउन करना चाहिए, ये भी अपने डॉक्टर से आप ज़रूर समझिए। अब इसके अलावा अगर हम कुछ और बात करें, तो COPD पेशेंट्स को ज़्यादातर जो है ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और बलगम निकालने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए कुछ एयरवे क्लियरेंस टेक्निक हैं जिनको हमें जानना चाहिए, जिसमें कुछ डिवाइसेस भी आती हैं, एकापिला डिवाइस, फ्लटर डिवाइस। इसके अलावा कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिसमें डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या पर्स लिप ब्रीदिंग कहते हैं हम, वो भी उन पेशेंट्स को सिखाया जाता है, जिनसे उनको सांस लेने में आराम हो और बलगम निकालने में आराम रहे उन लोगों को। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट एंड ऑल,
जो COPD के पेशेंट्स हैं उन लोगों को बदलते मौसम में या धूल मिट्टी से या स्मोक से उन लोगों को ये दिक्कत बढ़ने की आशंका हमेशा रहती है, या फिर वायरल इन्फेक्शंस ये सब से भी ये दिक्कत बढ़ने की हमेशा आशंका रहती है। तो इस चीज़ को पूरी तरह हटाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, इन्फेक्शन से हम जो बीमारी जो सीरियस ना हो जाए, जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, इस स्टेज तक ना पहुंच जाए, उसके लिए वैक्सीनेशन ज़रूर हम ले सकते हैं। उसमें 2 वैक्सीन्स हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जिसे हम साल में 1 बार देते हैं, और दूसरा है न्यूमोकोकल वैक्सीन जिसको 5 साल में 1 बार करके लिया जाता है। तो आप वैक्सीनेशन के बारे में भी आपको ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए। तो 2-3 बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो है, एक तो आप अपने इन्हेलर्स को सही से लेंगे, पल्मोनरी रिहैब के बारे में बात करेंगे, और वैक्सीनेशन के बारे में ज़रूर जानिए। तो आपके COPD जो है वो कंट्रोल में रहेगी, ये बीमारी आगे बढ़ने से और मुश्किल होगी। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है।